नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। इधर भारत में G20 की चहल पहल मची हुई थी और उधर पाकिस्तान की सरहदों को तालिबानी आतंकवाद निगल रहा था। टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के चित्राल इलाके में एक पूरे जिले पर कब्जा कर लिया है और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की फौज उनको काउंटर करने में असफल साबित हो रही है। टीटीपी आतंकवादियों को तालिबानियों का समर्थन हासिल है। इसमें भारत की तरफ का पक्ष ये है कि भारत में इसका असर ये है कि पिछले दिनों कुछ भारतीय ट्रक जो कि अफगानिस्तान की ओर जा रहे थे, उनको जला दिया गया। तो अब ये मामला एस्केलेट कर रहा है, मामला बढ़ रहा है और इसकी चपेट में पूरा पाकिस्तान भी आ सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साउथ एशिया एक्सपर्ट रोहित शर्मा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। नमस्कार रोहित जी, चित्राल में हो क्या रहा है और क्या भविष्य देखते हैं आप? सबसे पहले तो अंशुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और बड़ा अच्छा शो करते हैं आप और मतलब बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। अब चित्राल में क्या चल रहा है? चित्राल एक ऐसी जगह है जो कि पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर। मैं क्यों बोल रहा हूँ अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था खैबर पख्तूनख्वा पे, वो बॉर्डर ड्यूरल लाइन से डिवाइड होता है। और ड्यूरल लाइन जो है वो अफगानिस्तान के एक राजा उस जमाने में हुआ करते थे, उसकी अंग्रेजों से ट्रीटी थी कि ये ड्यूरल लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर होगा। ये बॉर्डर 100 साल के लिए होगा। 100 साल 1990s में खत्म हो गए। अब अफगानिस्तान बोलता है कि वो बॉर्डर खत्म हो चुका क्योंकि वो 100 साल के लिए था। अब तो सच ये है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा मेरा एरिया है क्योंकि वो पठान एरिया और वही मेरी पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे। ये वो हमारे ऊपर अनइक्वल ट्रीटी फोर्स की थी ब्रिटिशर्स ने क्योंकि हम हार गए थे। अब हमने ट्रीटी पूरी कर ली 100 साल। अब हमारा एरिया वापस दो। पाकिस्तान बोलता नहीं, ये तो हमारा एरिया है। ठीक है, ये हिस्ट्री समझ में आई। जी। वो पंजाब के बॉर्डर तक अपना मानता है, अटॉप तक। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे बात ये कि टीटीपी बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी। देखिए, ये चीज जो टीटीपी कर रही है, जाकर के 2 आदमियों को मारा, 4 को मारा, कहीं पे ब्लास्ट किया, कहीं पे गोली चलाई, ये काम पाकिस्तान ने सिखाया था। टीटीपी को ही नहीं, बाकी सबको भी सिखाया था। तो ये काम टीटीपी बहुत टाइम से कर रही थी और पाकिस्तानी उसको रोक नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि सेना निकालो और चलो अंदर, अब हम फतेह करेंगे। वो घुस गए चित्राल में। अब चित्राल में क्यों घुसे? क्योंकि चित्राल जो है पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के साथ साथ ये पूरा वो एरिया है। एक तो वहां पर वो कैलासा जो एरिया है, उसमें एक स्पेशल एक अलग तरीके का रिलीजन है उस एरिया में, कैलासा में, जो कि मुस्लिम नहीं है। वो एंशिएंट हिंदुइज्म टाइप रिलीजन है। वो पूजा करते हैं और वो हिंदू देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं वो लोग। ठीक है, इसलिए इस इलाके को काफिरिस्तान कहा जाता है शायद। नहीं, वो उनका अपना एक रिलीजन है जो कि हिंदुइज्म से बहुत कुछ मिलता है क्योंकि बहुत साल से वो लोग कटे हुए थे। तो वो एंशिएंट प्रिमिटिव हिंदुइज्म जैसे बोलते हैं वो है। चित्राल जो है वो चित्राल जो है वो कैलाशा जो है चित्राल डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। अब पाकिस्तानी सेना 4-5 दिन हो चुके, कहां है? तो पाकिस्तानी सेना अभी ये सोच रही है कि हम वहां जाएं ना जाएं, क्योंकि नक्शे जो हैं उसके पास, वो उस एरिया के नक्शे वो हैं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। उसके बाद से क्या चेंज हुआ, कौन सी रोड टूटी, कौन सा ब्रिज बना, कहां पर मकान बन गया, कहां पर नहीं बना, कहां लैंडस्लाइड हो गया, किसी को नहीं पता है। लेकिन रोहित जी, सैटेलाइट एज है, सैटेलाइट का युग है और चीन के सैटेलाइट तक चीन डेटा उपलब्ध कराता है अपने, तो उनको सैटेलाइट से मैपिंग हो जाएगी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? सैटेलाइट से ट्रैकिंग तो हो सकती है, मैं मान सकता हूं, मैं मानता हूं। सैटेलाइट से आपको ऊपर की रोड दिखती है, ये नहीं दिखता है कि ये रोड पे टेरेन हाइट कितनी है, इसके साइड में, इस साइड में हाइट है, खाई है और उस रोड के ऊपर 4 गुफाएं हैं या 5 गुफाएं हैं जहां से, और ये सडन टर्न है, ये सब नहीं दिखता है। और यहां से उन गुफाओं से कोई फायरिंग कर सकता है, ये नहीं दिखता है। सडन टर्न पे ब्लास्ट लगाया जा सकता है, ये नहीं दिखता है।
तो रोड की टेरेन आपके हाथ में होनी चाहिए, मैपिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। सैटेलाइट पिक्चर्स बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स आपको ये बता सकती हैं कि क्या पोजीशन है, कहाँ पे हाइड आउट है, कहाँ जी पे बंकर बना हुआ है। जी। और अभी तो कुल मिला आज के यहाँ पे कुल मिला के लब्बल लुआब ये है कि चित्राल निकल गया पाकिस्तान के हाथ से। अब बात है चित्रल। चित्रल पे करीब 5,000 के आसपास टीटीपी के लोग लेटेस्ट वेपन्स के साथ अंदर एंट्री मारी है उन्होंने। वो लोग वॉकी टॉकी पे बात कर रहे हैं, वॉकी टॉकी दिख रहे हैं सामने बात करते करते। उन्होंने वीडियो रिलीज की है, वो हाइट पे पहुंच गए हैं और हाइट से नीचे पाकिस्तानी सेना आएगी, उसको गोली मारेंगे। सेम सेम करगिल टाइप गेम। और पाकिस्तानी आर्मी इस समय तक, देखो पाकिस्तानी आर्मी भी दो एंगल, इसमें हम दो चीजें पता लगा रहे हैं। या तो पाकिस्तानी आर्मी ये कोशिश कर रही है कि पहले उन्हें घुसने दो, फिर उसके बाद हम इन्हें खदेड़ के बाहर भगाएंगे, तो हम बताएंगे ठीक है नहीं, ये हमारी विक्ट्री थी, हम पाकिस्तानी आर्मी ही आपको बचा सकती है, ये पॉलिटिशियन नहीं बचा सकते। या फिर दूसरा गेम ये, पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा है भाई वहां जाके कौन लड़ेगा, भैया ऐसा है चलें तो चित्रल एरिया भी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वो एरिया ठीक है जाने दो। ये सिचुएशन, पाकिस्तानी आर्मी सख्ते में थी, इसमें कोई शक नहीं। ये सडन मूव था। और पाकिस्तानी आर्मी में आप दो चीजें बहुत क्लियर समझिए। एक ऑफिसर्स का ग्रुप है जो कि ये सोचते हैं कि ठीक है हम कैसे ही पैसा कमाएं और चले जाएं यूरोप और अमेरिका, वहां जाकर फार्म हाउस ले लें और वहां जाकर रहें, पहली चीज। जी दूसरी चीज, एक वो जवान है जो कि अपने 72 हुरों के लिए लड़ता है और वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा 72 हुरे मिल जाएंगे, और उस जवान को 72 हुरे दिलवाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स भी आतुर रहते हैं कि भाई तू मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फार्म हाउस, हम 72 हुरे यही ढूंढ रहे हैं। तो ये दो तरीके की माइंडसेट है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, डेली मारे जा रहे हैं, चित्राल में मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में, हर जगह मारे जा रहे हैं। कौन सी जगह जहां नहीं मारे जा रहे, हर जगह। लेकिन फिर क्या हो रहा है उसके बाद सेम सिचुएशन कि कोई नहीं पूछने वाला है, मरने दो, हम अपना कमाई करें। यहां तक बात क्लियर। अब चित्राल में जब इन्होंने एंट्री की है टीटीपी ने, वहां जाके पाकिस्तानी आर्मी का वो हेडक्वार्टर, चित्राल में जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर था, रीजनल हेडक्वार्टर, उस पर कब्जा कर लिया। उसमें पाकिस्तानी फ्लैग बनाए, उस पर पत्थर मार रहे हैं, उसे डिफेस कर रहे हैं और उसके ऊपर चढ़ गए। तो इतने लोग लड़ाके घुस गए हैं। और खास तौर से पाकिस्तानी आर्मी को लोग चाहिए होते हैं जिनको उन्हें सैलरी देनी होती है, उनको फैसिलिटीज देनी होती है। चित्रल में जो लड़ाके घुसे हैं उनको कोई फैसिलिटी नहीं देनी है, उनको कुछ नहीं देना है। क्यों नहीं देना उनको कुछ भी? क्योंकि वो 72 उरों के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ मरने आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए यहाँ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जी रोहित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर बढ़ गए हैं। तो क्या कनेक्शन है इसका? टीटीपी को क्या बैकअप मिल रहा है तालिबान से? टीटीपी, देखिए एक चीज क्लैरिटी से रखिए, तालिबान अभी अभी आया है। तालिबान को अब एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ पिछली बार हम चले थे तो क्या हुआ, पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो गया। तो उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया वहां अफगानिस्तान पर काबिज होने के लिए। और अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बात करेंगे। वो इंडिया से एड ले रहे हैं और पाकिस्तान पे ही हमले करा रहे हैं। टीटीपी साथ में आईएसआईएस खोरासान, साथ में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, वीगर मुस्लिम्स की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट बोलते हैं, ये सारी की सारी भी ऑपरेट कर रही हैं। अगर तालिबान टीटीपी पे लगाने की कोशिश करेगी तो टीटीपी क्या कर सकती है, वो आईएसआईएस खोरासान के साथ मिल सकती है और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ मिल सकती है, जिसमें वीगर्स हैं, यानी कि उइगुर जिनको बोला जाता है वो हैं। चाइना। अब ये तीनों मिल करके चाइना को भी परेशान करेंगे और पाकिस्तान को भी परेशान करेंगे। इसलिए टीटीपी को ये लग रहा है कि नहीं यार, टीटीपी तालिबान को ये लग रहा है कि हम टीटीपी को अपने साथ रखें, कहीं टीटीपी ने रिवोल्ट किया तो हमारा भी तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान तो गया ही गया, साथ में चाइना पे भी हमले होंगे तो चाइना भी हमें बचाएगा। इसलिए तालिबान टीटीपी से बेहतर रिलेशन बनना चाहता है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना मजबूत हो गया है कि अब अफगान तालिबान भी उसे डरने लगे हैं। अफगान तालिबान को अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा है। अफगान तालिबान ये सोच रहा है कि कहीं ठीक है मजबूत है, नो डाउट अबाउट इट। कहा जाता है 5 से 10 हजार के बीच में लड़ाके हैं उसके हाथ में। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये लड़ाके होंगे क्योंकि एक बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर पोलियो वाले जाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है,
यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक सिर्फ एक बार घुसी है, वहां सिर्फ मदरसे हैं, और वो मदरसे में जो पढ़ते हैं लोग वो वहां जाते हैं, वो वहां पे जाके टीटीपी ज्वाइन करते हैं, तालिबान ज्वाइन करते हैं। इनकी पावर, टीटीपी की और तालिबान की पावर मैं आपको बताता हूं। वो लाल मस्जिद वाला मौलाना, उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत मुश्किल काम था, लिया था मुशर्रफ ने। उसके बाद मुशर्रफ पे कितने हमले हुए, पाकिस्तान पे कितने हमले हुए, काउंटिंग भूल गया पाकिस्तान। और वो लाल मस्जिद वाला मौलाना आज भी वहीं बैठा है, अपनी जामिया हफ्सा मदरसा नाम है उसका, वो हफ्सा मदरसे के ऊपर तालिबान का झंडा लगा लेता है, पाकिस्तान की संसद से 3 किलोमीटर दूर, और उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि ये लाल मस्जिद वाला मौलाना, इसके बड़ा अच्छा नेटवर्क है खैबर पख्तूनख्वा में, जो इतने सारे मदरसे हैं, वहां से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, जो टीटीपी ज्वाइन करते हैं, तालिबान ज्वाइन करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा ये आईएसआईएस खोरासान ज्वाइन करते हैं, इन सब पे उसकी पकड़ है। तो पाकिस्तान में कोई उसे छूने वाला नहीं है मौलाना को। उस मौलाना ने कितनी बार पाकिस्तान से रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर दूर बैठ के, लेकिन कोई उसे छू नहीं पाया। इस सारे नेटवर्क को जानते हुए मुशर्रफ नहीं कि उसको बिल्कुल कुछ बिगाड़ पाए। एक बार अरेस्ट तो कर लिया, अरेस्ट करने के बाद कितने हमले हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी भी रो पड़ी, और मुशर्रफ पर भी कातिलाना हमले हुए, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के अपने ही लोग पकड़े गए। वो मौलाना, टीटीपी और तालिबान और आईएसआईएस खोरासान और वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, ये सारे के सारे मूवमेंट्स कितने अंदर तक इनरोड्स रखते हैं, कितने पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स इन्हें सपोर्ट करते हैं, कितने आईएसआई के ऑफिसर्स इन्हें सपोर्ट करते हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है और उसका कोई इंटेलिजेंस डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईएसआईएस या इन सबको सपोर्ट या तालिबान को सपोर्ट करने वाले जितने भी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग भी आईएसआई के हाथ में, और आईएसआई वो डेटा कभी रिवील नहीं करती है, वो आर्मी चीफ को ही रिवील नहीं करती है, तो आप उसे क्या रिवील करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को या सिविलियन गवर्नमेंट को? पहली चीज। दूसरी चीज, आईएसआई के अंदर भी, आईएसआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं डायरेक्टरेट एस। वो डायरेक्टरेट एस क्या करता है, वो आईएसआई चीफ तक को नहीं पता होता। आप इस चेन को समझिए, डायरेक्टरेट एस क्या कर रही है वो आईएसआई चीफ को नहीं पता है, आईएसआई चीफ क्या कर रहा है वो आर्मी चीफ को नहीं पता है, और आर्मी चीफ क्या कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं पता है। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये कैसे अंदाजा लगा ले कि डायरेक्टरेट एस में क्या हो रहा है? तो मतलब कि कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, मतलब एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ऐसा ही कहीं एक जगह रिपोर्ट करे, सेना कहीं एक जगह रिपोर्ट करे। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा सोचना ही बड़ा अजीब व गरीब है, लेकिन सबकी अपनी सत्ता बन चुकी है। रिपोर्टिंग है, सबके पास है रिपोर्टिंग, लेकिन सारे खुद मुख्तार हैं, सारे स्वयंभू हैं। आईएसआई चीफ, उसको एक ऐसा आईएसआई चीफ है जो कि बाजवा की न्यूड वीडियोस रिलीज कर रहा है, आप उसमें क्या कर लोगे? फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर आईएसआई चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ की वीडियोस रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऐसा है आईएसआई की नदीम अंजुम, पिछला आर्मी चीफ बाजवा, वो गया तो वो बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट कर गया। अब नए आर्मी चीफ के पास स्कोप ही नहीं बचा कि वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल को प्रमोट कर दे, जिसको प्रमोट करना है वो आएगा बाद में, उसके पास स्कोप नहीं था। अब 2 साल 3 साल उसको नौकरी करनी पड़ेगी, तब तो बनेगा लेफ्टिनेंट जनरल के लिए एलिजिबल, तो वो प्रमोशन खुद दे गया। नदीम अंजुम को हटाना भी मुश्किल काम और रखना भी मुश्किल काम। नदीम अंजुम को अभी एक्सटेंशन दिया गया 1 साल का। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं बड़ी डेंजरस। आर्मी चीफ अपना अलग गेम खेल रहा है, नदीम अंजुम अपना अलग गेम खेल रहा है। नदीम अंजुम। अच्छा रोहित, एक बात और है कि पाकिस्तान में जो बवाल है, अराजकता जो है जैसी, वो तो लगता ही है कि कोई भी किसी के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन पिछले दिनों भारत को ट्रक जला दिए गए इस कॉन्फ्लिक्ट में, वो इसके पीछे कौन लोग थे? तालिबानी तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रक तालिबान के लिए ही जा रहे थे, फिर कौन लोग थे इसके पीछे? देखिए, अकेला तालिबान ही ऑपरेट नहीं कर रहा है, टीटीपी भी ऑपरेट कर रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी भी ऑपरेट कर रही है, ऑपरेट बहुत सारे कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रक जलाए गए थे, इन ट्रक्स के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ दिख रहा है, क्योंकि ये वो नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि
तालिबान की और इंडिया की बने। हमने रास्ता मांगा कि हमें गेहूं भेजना है वहां पर, पाकिस्तान हमें रास्ता दो, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आपके ट्रक्स नहीं जाएंगे। भाई हमारे क्यों नहीं जाएंगे ये बता दो जरा। अच्छा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने ईरान के थ्रू भेज दिया, तो पाकिस्तान को और ज्यादा बुरा लगा। हमने ईरान के थ्रू दवाइयां भेजी, अभी फिर से हमने वहां पे गेहूं भेजा, वो उन लोगों के लिए जरूरी भी है। हम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पे काम कर रहे हैं। अभी कल ही 11 सितंबर की एनिवर्सरी थी, और यही तालिबान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। फिर भी ये समझिए कि अब अमेरिका का तालिबान को कितना सपोर्ट है कि वहां ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है, वहां सब कुछ जा रहा है, वहां पे पैसा जा रहा है, वहां पे दवाइयां जा रही हैं, इंडिया भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड भेज रही है। तो तालिबान के क्या रिश्ते हैं? दोहा में अमेरिका ने ही तो बातचीत की थी। दोहा में ये जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है स्तनकजाई, इन्होंने ही बातचीत की थी ना। जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर तालिबान का है, इन्होंने ही स्तनकजाई ने ही बातचीत की थी, और स्तनकजाई ही वहां पे दोहा में हमारे एम्बेसडर से मिल के आए थे, राइट। और जा करके हमारे एम्बेसडर को बता के आए थे, बहुत सारी चीजें बात की थी, पता नहीं क्या बात हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिल के आए थे। तो कुछ तो रहा होगा। हमारी एम्बेसी वहां नहीं चल रही है, लेकिन एम्बेसी में स्टाफ है, वो अपने ऑपरेशंस करता है। वो ऑपरेशंस इसलिए करता है क्योंकि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और एड चली जाए। लेकिन तालिबान पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम दोस्ती बनाएं, और टीटीपी उसके साथ मिली हुई है। यही लोग कहीं ना कहीं। एक सवाल और है कि पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान आर्मी से सहानुभूति रखने वाले लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि टीटीपी के पीछे भारत खड़ा है। ये जबकि ऐसा नहीं लगता है ऐसा होगा, क्योंकि भारत कभी आतंकवाद नहीं फैलाता कहीं भी। लेकिन जिस तरीके से टीटीपी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत के हित में तो है ही। क्या लगता है आपको? भारत के हित में तो बहुत कुछ है। भारत के हित में तो अगर कोई आदमी जस्टिन ट्रूडो को, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, कनाडा में थप्पड़ मार जाए, तो वो भारत के हित में है, क्योंकि वो तो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत करा रहा है। ये टीटीपी कहां पैदा हुआ? पाकिस्तान में। इसके सारे लीडर्स कहां पैदा हुए? पाकिस्तान में। उनको ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान ने। हथियार किसने दिए? पाकिस्तान ने। ठीक है। और ये आज हथियार उसको कौन दे रहा है? पाकिस्तान से तालिबान जाते हैं, और तालिबान से टीटीपी कैसे जाते हैं, या पाकिस्तान से उन जिहादियों के पास जाते हैं जो कि कश्मीर के जिहाद के नाम पे लेते हैं, और उसे दे देते हैं टीटीपी को डबल कॉस्ट पे। पाकिस्तान 100 रुपए का जो सामान बेच रहा है, वो 1000 रुपए में टीटीपी कैसे ले जाता है? पहली चीज। दूसरी चीज, एक हुआ था आर्मी स्कूल अटैक, ठीक है। अब वो पेशावर में अटैक हुआ था, बच्चे मारे गए थे बहुत सारे, ठीक है। उसका जो मास्टरमाइंड था एहसानुल एहसान, टीटीपी का था, वो पकड़ा गया, हाई सिक्योरिटी कस्टडी से गायब हो गया। मुझे नहीं समझ में आया वो कैसे गायब हुआ। हमारा पाकिस्तानी आर्मी की हाई सिक्योरिटी कस्टडी से गायब हुआ, और हमारा कुलभूषण आज तक नहीं गायब हुआ। हमारा कुलभूषण गायब नहीं हो पाया, हमारा इससे पहले सरबजीत गायब नहीं हो पाया हाई सिक्योरिटी कस्टडी से। एहसानुल एहसान कौन सी हाई सिक्योरिटी कस्टडी में था जो भाग गया? और पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने उसको सपोर्ट किया, कैसे? दूसरी चीज, इतना हाई प्रोफाइल टारगेट, इतना हाई प्रोफाइल टेररिस्ट, वो किस कस्टडी में रखा था? और उसके बाद आपने जिन लोगों को इसके लिए चार्ज किया, जिन लोगों पे इसके लिए आपने वो चलाए आरोप पत्र लगाए और उनको अरेस्ट किया, वो कौन थे? पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे। तो एक बार ये बोल देना पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर जो पाकिस्तानी आर्मी का स्पोक्सपर्सन है, वो बाहर आके बोल देना कि हमारी आर्मी ही इंडिया की एजेंट है, मैं मान लूंगा। रोहित, फिर आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने शुरुआत में एक पॉइंट दिया था कि पाकिस्तान की आर्मी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जवानों की दुनिया अलग है, अफसरों की दुनिया अलग है। तो ये जो फरारियां होती हैं, जो ये जेल से भाग जाते हैं आतंकवादी, और जो इस तरीके से समर्थन मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो क्या इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा नहीं है, ये एक और कॉन्फ्लिक्ट है। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें मेजर जनरल शमशाद मिर्जा इस समय पाकिस्तानी आर्मी के जिसे बोलते हैं जॉइंट चीफ स्टाफ, ठीक है, हालांकि सेरेमोनियल पोस्ट है। शमशाद मिर्जा शिया है, और आसिम मुनीर की वाइफ शिया है। इन दोनों को प्रमोट किया गया पिछली चीफ बाजवा की वजह से। उसका एक रीजन बताया जाता है। वो रीजन क्या है?
वो रीजन ये है कि किसी भी सुन्नी ऑफिसर पे ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे बाजवा कि वो टीटीपी के खिलाफ लड़ पाएंगे। अच्छा। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कितने ऑफिसर्स सपोर्ट करते हैं टीटीपी को या तालिबान को, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कितने ऑफिसर सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान को, इसका भी डेटा तब सामने आया जब पूरा कराची जला दिया गया। साइलेंटली बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ओपन में बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, इस तख्ता पलट से भी डर है। ये जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स टीटीपी को सपोर्ट करते हैं वो तो बोलते हैं भैया दीन का काम है, आपको 72 हुरे मिलेंगे, इसे छोड़ दो, छोड़ दिया गया। फिर ये गड़बड़ शुरू होती है जियाउल हक के जमाने से, जब ये नहीं देखा जाता था कि इस आदमी ने कितनी लड़ाइयों में काम किया है, कितना बहादुरी का काम किया है, कितना अच्छा मैनेजर है। पाकिस्तानी आर्मी में प्रमोशन उस आदमी को दी जाती थी जो 5 बार नमाज पढ़ता था। उससे पाकिस्तानी आर्मी के सारे ऑफिसर्स ने अपने आप को मोमिन दिखाना शुरू कर दिया कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं, 5 बार नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और यहीं से पाकिस्तानी आर्मी का इस्लामाइजेशन शुरू हो गया। हालांकि मैं अब भी मानता हूं कि प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन प्रोफेशनल आर्मी रह नहीं गई है। किसी आर्मी की मेस में लिकर सर्व ना होती हो, इम्पॉसिबल। क्योंकि वेस्टर्न लाइंस पे कोई आर्मी चलेगी तो उसकी आर्मी की मेस में लिकर होगी, लेकिन नहीं थी। यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी में होती थी, जियाउल हक से पहले होती थी। सड़कों पे शराब बिकती थी, ठेके हुआ करते थे। पाकिस्तान सेक्युलर कंट्री था लगभग, सिचुएशन इस्लामाइजेशन हुआ। तो अब ये भी नहीं पता, जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था वो सेक्युलर था, जब वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तब जाके वो धर्मांध होना शुरू हुआ। आपने बिल्कुल सही पिच पकड़ी है, सही बात पकड़ी है। जब से पाकिस्तान में धर्मांधता फैली और आधिकारिक रूप से पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनाया, तब से उसका प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ है, हर संस्था नष्ट हुई है उसकी, और बिल्कुल ऐसा ही है। अब रोहित, एक बड़ी बात यह है कि चित्राल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, टीटीपी, बलूचिस्तान आर्मी और बाकी सारे जो आप बताए हैं, कि अगर ये सब मिल जाते हैं तो क्या पाकिस्तान, अब क्या लगता है कितनी जल्दी पाकिस्तान कितने टुकड़ों में टूटेगा? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े हों, इससे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का इस चीज में है कि पाकिस्तान दुखी रहे। वो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान परेशान रहे। हम चाहते हैं पाकिस्तान परेशान रहे, पाकिस्तान इन सब में फंसा रहे ताकि वो हमारी ओर न देख पाए। और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान अच्छी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान को फंसे रहने दो, उसके रिसोर्सेज ड्रेन होने दो, और हमें नहीं मतलब उससे। हम दूसरे के किसी की कंट्री में काम नहीं ऑपरेट करते, हम दूसरे कंट्री में कोई टेररिज्म नहीं फैलाते, हम दूसरे कंट्री में कोई गलत काम नहीं करते। हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं, हम प्रोफेशनल रिलेशंस में विश्वास करते हैं। लेकिन टीटीपी और तालिबान और साथ में बीएलए, इनका एक मिशन ये है कि वहां पे चाइना सेटल ना हो पाए। चाइना के लोगों पर हमला करोगे तो चाइना पुल आउट करेगा, क्योंकि चाइना वहां पर खतरा है और सबके लिए खतरा है। तो जितने चाइनीज है उनके आसपास ब्लास्ट करो या उनको गोली मारो तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे एक एक करके, या उनके लिए और प्रोटेक्शन आएगी, चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस बिगड़ेंगे, सीपीईसी रुकेगा। ये काम, ये टारगेट हमें दिख रहा है कि यही टीटीपी ने भी अभी बोला है कि हम आए हैं। आने के बाद टीटीपी का स्टेटमेंट था, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब हम आ गए हैं, अब हमने कब्जा कर लिया, अब हम चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो इससे पहले दासू पावर प्रोजेक्ट पे चाइनीज को मारा था। उससे पहले हम देखें तो अभी थोड़े दिन पहले अटैक हुआ था ग्वादर पे, उसमें भी चाइनीज मारे थे, वहां पे भी चाइनीज मारे गए थे कराची में। इन सबका टारगेट यही है, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। या मैं क्या बोलूं, मैं जिहादी बोलूं? मुझे लगता है मुझे जिहादी बोलना चाहिए, बलूचियों को फ्रीडम फाइटर बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है मुंह से निकल जाता है, लेकिन इन सबका टारगेट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में चाइना ऑपरेट ना कर पाए, बाहर निकालो। और ये करके छोड़ेंगे, ये काम ये करके छोड़ेंगे। इसलिए इंडिया तो काफी टाइम से ये कोशिश कर रहा है कि पीस आए रीजन में। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान का मूड नहीं है। पाकिस्तान की इस समय हालत यह है कि इंडियन बॉर्डर इतना पीसफुल है, दूसरी साइड का बॉर्डर डेंजरस है। लेकिन मैं अब ये गारंटी अब आगे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि इंडिया ने भी पीस इसीलिए मेंटेन कर रखी थी क्योंकि G20 समिट सामने खड़ा था। अगर इंडियन पाकिस्तानी फोर्सेस दोनों आईबॉल टू आईबॉल आगे खड़ी हो जाती तो हमारा G20 समिट खराब हो जाता। G20 समिट खत्म, हमने आगे बैटन पकड़ाई, सारी फाइलें हमने ब्राजील को पकड़ाई। नवंबर तक G20 हमारे हाथ में। तो G20 हमारे हाथ में तो क्यों है, मतलब
कोई इमरजेंसी बटन दबाना पड़ा, कोई इमरजेंसी समिट बुलानी पड़ी, तो वो हम बुलाएंगे। नवंबर के बाद वो काम भी ब्राजील करेगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाकिस्तान को हमें परेशान करना चाहिए, और खास तौर से आर्मी तो बॉर्डर पे ले जानी चाहिए, ताकि वहां से जहां चित्राल वगैरह पे ये आर्मी से लड़ रहा है, वो ये आर्मी इस साइड आ जाए, ताकि टीटीपी वहां एडवांसेस कर दे। बहुत खूब, बहुत खूब। रोहित, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत मार्के की बात कही, ये अभी खासियत भी है, और आपने बहुत अंदर की जानकारियां दी जिससे समझ में आता है कि पाकिस्तान में वास्तविक हालात कितने बिगड़े हुए हैं और पाकिस्तान कितनी कितनी खेमबंदियों का शिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।